मज़ा आएगा। थोड़ा सा पढ़ो, अभी कष्ट करो। मैं तो उसको मुझे पता है, मैं जितना भी अभी पढ़ा लूँ एग्जामिशन, लास्ट में पूछूंगा तो किसी को कुछ नहीं आएगा। सुन बटा सन्नाटा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मुझे आपको पिकअप करना पड़ेगा प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा ना, तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वो जो कनेक्शन अब बनाएंगे ना, वो कहाँ से बनाएंगे? अभी मैं पढ़ाऊंगा तभी तो बना पाएंगे। तो उस टाइम आपको नया नया लगेगा, अच्छा ऐसा है ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको पूरा एकदम फील्ड घुमा दूंगा, फिर बताऊंगा यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप बता पाएंगे कि हाँ चलो ये क्वेश्चन, ये सब पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा समझ में? लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में ही फील्ड्स में घुमा के ये सब पॉइंट दिखा दे, क्या पता ये पॉइंट से आ जाए तो क्या करूँगा मैं? आ रहा समझ में? तो मुझे तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप भी बेयर करो। उसके बाद तो होली दिवाली है ही। चलिए 9C से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें। ऑडियो ऑडियो फाइन? आप लोग को बोर लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है? एनीवन? ऋषिक, जमुना, दीपशिका, इटाली? क्या बोर लग रहा है क्लास? क्या एग्जामिशन पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, याद तो आ नहीं रहा, सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हैं। दीपशिका, दोनों बोर भी, दोनों का मतलब, अरे यार दोनों का मतलब, लड़के लोग आंसर देती है ना, क्या बोले आपको, आंसर आंसर देगी ना, उसका एन नंबर ऑफ मीनिंग स्टार्ट हो जाएगा भाई। दीपशिका, मुझसे ऐसा आंसर मत दो भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, डिप्लोमेटिक आंसर कहीं और देना। अंडरस्टूड? दोनों मतलब आप समझिए आपको क्या लेना है। चलो, कभी कभी सर थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऑफ हो जाता है, सही बात है, ऑफ हो जाता है। सही बात कर रहा है। अभी थोड़ा बोर लग रहा है, बस इसको थोड़ा पढ़िए कि हाँ सर ने बताया था, ठीक है? जब हम लोग सम्स करेंगे ना इसके ऊपर, ठीक है, तो आपको लगेगा अच्छा यही तो था, वो करण अर्जुन वाला था ना जो याद आएगा, भाग अर्जुन भाग वाला याद आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में याद आएगा, वैसा याद आएगा, धुंधला धुंधला सा। तो वो धुंधला धुंधला सा याद आने के लिए तो आपको तभी पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो पूरा ही गायब हो जाएगा फुल, ठीक है? चलिए, अभी हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट सर्विस के अंडर में पढ़ रहे थे, ठीक है? अब जो समझ में नहीं आया ना, एकदम बेफिक्र होके उसको छोड़ दो कि उससे आने वाला नहीं है, ठीक है? जो ठीक है, मैं तो यही था, जो समझ में नहीं है, अच्छा ये नहीं आएगा, चलो भाई मैंने तो पुण्य किया था। ठीक है, चलो सप्लाई, गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन यहाँ पे जितना भी बात हो रहा है ना, एग्जेम्प्टेड सर्विस की बात हो रहा है, गुड्स की बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है? सप्लाई ऑफ सर्विस कौन दे रहा है? बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको दे रहा है सर्विस? गवर्नमेंट किसको दे रहा है सर्विस? गवर्नमेंट गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, ठीक है? टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट। इन फॉर्म ऑफ ग्रांट मतलब कुछ बोलना नहीं है, ग्रांट अगर दे रहा है, ग्रांट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल कुछ असिस्टेंस दे रहा है। अरे मिनिस्टर, रेलवे लॉस में चल रही है, और रेलवे लॉस में चल रहा है, कौन है मिनिस्टर? अश्विनी, अश्विनी वजह वहाँ का मिनिस्टर फोन कर रही है निर्मला ताई को
अरे रेलवे तो लॉस में चल रहा है भाई, अभी बजट में क्या बताएंगे, रेलवे लॉस में चल रहा है क्या? एक काम करो 500 करोड़ का ग्रांट दे दो, तभी तो कुछ पैसा आएगा, तुम रेलवे डेवलप कर पाएंगे। तो वो जो ग्रांट दे रहा है ना किसको, गवर्नमेंट को ग्रांट दे रहा है, गवर्नमेंट का कोई स्पेसिफाइड ग्रांट दे रहा है, पैसा कहीं से भी आ रहा है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में है तो वो एग्जेम्प्ट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, ठीक है। ग्रांट क्या था, तो डोनेशन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, एडवर्टीजमेंट का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया। ये वाला नाम याद आ रहा है 12A 12AB, देखते ही समझ जाना एग्जाम्पशन का बात कर रहा हूँ कहीं पे, आ रहा है ना समझ में, लेकिन वो धुंधला कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना हम लोग, तब याद आ रहा है, समझिए ना। सर्विस बाय ओल्ड एज होम रन, क्या ओल्ड एज होम रन, आ रहा फील आ रहा है ना, ये एग्जाम्पशन है, ओल्ड एज होम रन, इनकम टैक्स में 12A 12AB पूरा एग्जाम्पशन, ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी दे रहा है पक्का एग्जाम्पशन, है कि नहीं एग्जाम्पशन, लेकिन वो गवर्नमेंट किसको देना चाहिए, बिजनेस एंटिटी को नहीं देना चाहिए। अगर बिजनेस एंटिटी को दे दिया तो रिवर्स चार्ज मैंने बताया था रिवर्स चार्ज में, ओके ठीक है, ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम, क्या ओल्ड एज होम रन कर रहा है, ठीक है, कौन रन कर रहा है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी और एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12A 12B का काम क्या रहता है बता दो, चैरिटी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका काम ही है ये सब काम करना, उसका इनकम पे भी टैक्स नहीं है, उसको वो सर्विस भी देगा उस पर भी टैक्स नहीं है, उसको एग्जाम मतलब कि बोलता है ना, अनिल कपूर का घड़ी मिलेगा उसको, जहाँ टैक्स वाला दिखता है वो गायब हो जाता है कि नहीं, जहाँ टैक्स वाला दिखता है वहाँ वो घड़ी लगा के गायब हो जाता है, बस वही है 12A 12AB, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स टू द रेसिडेंट, ये किसको दे रहा है, रेसिडेंट को दे रहा है, बिल गेट्स आके यहाँ पे नहीं लिख सकता रेसिडेंट, आओ भाई बूढ़ा रेसिडेंट है, ओल्ड एज का बात कर रहा है ना, तो बूढ़ा हम आज चले जाए ओल्ड एज में तो वो नहीं चलेगा, ठीक है 60 साल से ज्यादा, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ, लेकिन पहले ये क्या था पूरा था, अभी क्या कर दिया बार लगा दिया, कितना 25,000, मतलब कि हम बूढ़ा हैं 60 साल से ज्यादा है, हम चले गए ओल्ड एज में, और ओल्ड एज कौन रन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर 12A वाला कौन, अनिल कपूर वाला, ठीक है अनिल कपूर रन कर रहा था, लेकिन अब मैं वो मुझसे पैसा कितना ले रहा है, मैक्सिमम 25,000, तो एग्जेम्प्टेड, तो टैक्सेबल, ठीक है, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ का बात कर रहा है, और पर मेंबर का बात कर रहा है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, बोर्डिंग भी होना चाहिए, लॉजिंग भी होना चाहिए, मेंटेनेंस भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हाँ वो 25,000 में सब कुछ आ जाना चाहिए, क्लियर। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, UT to their undertaking or PSUs by way of guarantee the loan taken by such undertaking or PSU from the banking companies and financial institution, बता रहा सर, BSNL का नाम सुना है आपने, वो क्या प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, डूब रही है BSNL, घाटे में जा रही है, पता है ना, अब वो घाटे में जा रही है तो कैसे चलेगी, अपनी सैलरी कैसे देगी, लोन लेके, लोन लेके असिस्टेंस ले सकती है, लोन असिस्टेंस में डिफरेंट होता है, लोन क्या होता है चुकाना पड़ेगा, असिस्टेंस नहीं भी चुका सकते हैं, असिस्टेंस तो इसी को बोलते हैं भाई, अजीब लड़की है अरे अरे असिस्टेंस मतलब क्या होगा, अब तुम माइक पे नहीं है, तुम गई और मार्केट में किसी को फाइनेंशियल जो बैठा हुआ है किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही, तुम क्या फिर बाद में लेने जाओगी क्या,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर वर्ड समझ में आ रहा है ना। हाँ, वो इसको कॉर्पोरेट वर्ड है ये, बड़ा में ये है, ठीक है। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस का बात कर, लोन का बात कर, यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस का बात कर रहा था, ग्रांट, यहाँ लोन का बात कर रहा है, ठीक है। अभी क्या बीएसएनएल डूब रही है, उसको चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो पीएसयू दे देगी, ठीक है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अरे देख लो, जितना भी ऑयल, ओएनजीसी, आईओसीएल, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज है ना, सब मैक्सिमम सारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, पीएसयूज होते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि लोन लेने गई, अब ग्रांट तो ले लिया, अभी लोन भी लेना है, तो गई लोन लेने के लिए एचडीएफसी के बैंक के पास, और उसका जो मैनेजर गया और हवाई चप्पल पहन के गया। किसका? बीएसएनएल का। लोन लेना है 500 करोड़, हवाई चप्पल देगा क्या? अजंता वाला। देगा कि नहीं देगा? तुम दोगे क्या, मैनेजर है? हाँ भाई, जज कर देगा ना। ठीक है, ऐसा ही करता है, मार्केटिंग इसी का नाम है, माय फ्रेंड। अगले महीने जैगुआर आ रहा है माय फ्रेंड। हाँ ठीक है, तो वो चप्पल, अभी क्या ना कि चप्पल पहन के तो गया, लेकिन वो पॉकेट से निकाला क्या, एक लेटर गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इज अ, क्या दे रहा है उस लेटर में, लिखा है आई एम गिविंग यू द गारंटी। कौन गारंटी दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसको गारंटी दे रहा है? एचडीएफसी बैंक को या बैंकिंग कंपनी कोई भी हो, मेरा तो बैंक, कि भाई तुम उसको लोन दे दो, उसका गारंटी मैं देता हूँ। अब वहां पे मैनेजर खड़ा होगा कि नहीं, सर आइए बैठिए, होगा ना, कि अब उसको डर नहीं है कि बैंक कंपनी डूबेगी तो डूबेगी, लेकिन हम तो पैसा ले लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से पैसा ले लेंगे। तो वो जो सर्विस दी है ना, कौन सर्विस दिया है? सर्विस कौन दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट। किसको सर्विस दी है? पीएसयूज को। क्या सर्विस दी है? गारंटी सर्विस। दिख रहा है आपको? गारंटी सर्विस जो दी है सर, बहुत यहाँ पे बहुत टाइप का सर्विस आ रहा है। एक ये लोन सर्विस भी देगी बैंक, किसको? बीएसएनएल को। उसका बात नहीं कर रहे हैं हम, बात करें जो गवर्नमेंट सर्विस, हम गवर्नमेंट का पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट किसको सर्विस दे रही है? बैंक को सर्विस दे रही है या फिर बीएसएनएल को सर्विस दे रही है? बीएसएनएल को सर्विस दे रही है। क्या? गारंटी सर्विस दे रही है। वो जो गारंटी सर्विस दे रही है ना, किसको? वो भी बीएसएनएल को, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। Service supplied by central government to their undertaking or PSU by way of guaranteeing the loan taken by such undertaking or PSU from the banking companies and financial institutions. Clear? अरे clear ना? नहीं आ रहा ना? Okay. Service provided by central government, state government by the way of registration required under time law. अच्छा, कैलिब्रेशन सेफ्टी चेक सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू सेफ्टी वर्कर पब्लिक लाइफ, ऐसा ठीक है, छोटा सा पढ़ लो। कोई भी अगर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने चले गए, गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है? नहीं ले रही है, चलो ले भी रही है। पहले क्या होता था, वैट का रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती थी, ठीक है। अभी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने गए, उसमें पैसा नहीं लगता, फ्री में हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो सर्विस दे रही है ना आपको, क्या इतना रजिस्ट्रेशन दे रही है, उसका सर्विस दे रही है, तो वो जो सर्विस दे रही है ना, वो एग्जेम्प्टेड है। कोई भी रजिस्ट्रेशन जो लॉ में है रिक्वायरमेंट, ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं, ठीक है, जो लॉ में रिक्वायरमेंट है। कोई भी टेस्टिंग मतलब कि आपका पोल्यूशन टेस्टिंग होता है ना, कौन? गाड़ी का पोल्यूशन, आपको पता है क्या? गाड़ी का पोल्यूशन टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक,
सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन, कोई भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड सेफ्टी या वर्क और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई अगर सेफ्टी का वो दिया, सर्विस दिया, इंक्लूडिंग कोई फायर लाइसेंस, ठीक है, फायर लाइसेंस होता है ना, वो क्यों होता है? सेफ्टी फॉर द वर्कर होता है, तो वो लाइसेंस देना पड़ता है। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। वो सारा वो सर्विस दे रहा है, वो सारा एग्जेम्प्टेड, ठीक है। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। किसको दे रहा है? किसी को भी दे रहा है, वो एग्जेम्प्टेड। पब्लिक कैलिब्रेशन मतलब टेस्टिंग का ही बात कर होता है, फॉर्म ऑफ टेस्टिंग होता है, कैलिब्रेशन चेक करना, ठीक है, ओके। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी अगर बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रही है, डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रही है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रही है, पासपोर्ट इशू कर रही है, वीजा इशू कर रही है, पैन इशू कर रही है, तो सारा एग्जेम्प्टेड। टैक्स सर्विस चार्ज कर सकती है आपसे, लेकिन सर्विस पे टैक्स नहीं लगा सकती है। क्लियर है? ये तो इजी इजी है ना, हम बोले नहीं सब तो इजी टू डाइजेस्ट, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये सब पैन, हाँ सब पे है। गवर्नमेंट आपको कुछ फाइन लगा दे तो एग्जेम्प्ट, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वे ऑफ नॉन टेलरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन पेड इन द फॉर्म ऑफ फाइन एलडी एंड इज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कोई गवर्नमेंट के ऊपर फाइन लगा दे, ठीक है, बेसिकली होता नहीं है लेकिन लगा भी दे, ठीक है, तो वो सारा एग्जेम्प्ट, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय CGSD UTLA by way of assignment of right to use of natural resources to an individual farmer के लिए बात कर रहा है, for cultivation of plant and rearing form of animal except अपना चेतक, ठीक है। मतलब कि सर आपको जब सरकार जमीन दे दी है, उसको वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स क्या हो सकता है? कोयला, कोयला वैसे नहीं होता, छोटा होता, कोयला तो आपको नहीं देगी करने के लिए। वुड निकल रहा है, कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्स निकल रहा है, जमीन से कुछ भी निकल सकता है ना। वो सब जो रिसोर्स लगेगी किसको दे रही है? इंडिविजुअल फार्मर को दे रही है। क्यों दे रही है? कल्टीवेशन करने के लिए। किस चीज का? प्लांट्स और रियरिंग एनिमल्स का, ठीक है। एनिमल्स का कल्टीवेशन, भेड़ बकरी चला रहे हैं उस जगह पे, ठीक है, कुछ उगा रहे हैं, ठीक है। क्या जमीन दे रही है? कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन हॉर्स एग्जेम्प्ट नहीं है, हॉर्स पे टैक्सेबल है। क्लियर है सर? आप गवर्नमेंट आपको जमीन दे दी, उसमें आपने नेचुरल रिसोर्स पेड़ लगा दिया, ठीक है, बकरी चढ़ा रहे हैं, भेड़ चढ़ा रहे हैं, वो सारा जो पैसा उससे आ रहा है, अगर कुछ पे गवर्नमेंट अगर फीस चार्ज कर रही है आपसे या नहीं कर रही है आपसे, कुछ भी कर रही है, तो वो सारा फीस चार्ज कर भी होगी तो वो भी सारा एग्जेम्प्टेड है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? ओके। लेकिन उस पर आपने तबेला लगा दिया, वो होता ना कुछ, कौन सा मूवी करण अर्जुन वाला तबेला है तबेला लगा दिया, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। क्लियर है? सर्विस by way of deputing officer, ठीक है। कोई भी इंस्पेक्शन करने के लिए, देखो क्या होता है ना, कभी कभी कस्टम्स में बेसिकली कुछ भी आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप पैकिंग अनपैकिंग कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे कस्टम ऑफिसर को लेके आना पड़ेगा, सो दैट गवर्नमेंट को पता चले आप कुछ चोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका शिपमेंट है संडे को, ठीक है, आपका शिपमेंट है संडे को, आपको संडे को पैकिंग करके भेजना है, लेकिन संडे को तो कस्टम ऑफिसर छुट्टी पे है जो आपका देखता है। कस्टम पोर्ट बंद नहीं है, बट पर्टिकुलरली आपका जो कस्टम ऑफिसर देखता है वो छुट्टी पे है, और वही कस्टम ऑफिसर देखेगा। इन दैट केस वो ऑफिसर को फिर
फोन आया कि आपका छुट्टी कैंसिल है संडे का, आप आके यहाँ पे चेक कीजिए। तो वो जो सर्विस गवर्नमेंट दे रही है एक्स्ट्रा ओटी वाला सर्विस, और आपसे क्या किए ना कि आपने छुट्टी कैंसिल करवाया ना, आपको 10,000 रुपया उसका एक्स्ट्रा एडिशनल फीस देना पड़ेगा। तो उस एडिशनल फीस पे भी जीएसटी नहीं है, एग्जाम्प्ट। अरे समझ में, कोई भी टेस्टिंग वेस्टिंग करा रहे हैं तो सब सारा एग्जाम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ डिप्यूटिंग ऑफिसर आफ्टर ऑफिस आवर। रात को 12 बजे आपको करना है। अरे ऑफिस आवर तो खत्म हो गया मेरा, लेकिन हमको करना है। और ऑन हॉलीडे, संडे को ऑफिसर निकला बंगाली है, दुर्गा पूजा का छुट्टी है ना, वो तो करेगा नहीं। वो ऐसा है, उस सब केस का बात कर रहा है। फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर सप्लिंग और सच अदर ड्यूटीज, कोई भी ड्यूटीज इन रिलेशन टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो, वो कार्गो आपको जाना है, इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है। ऑन पेमेंट ऑफ मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस, आपने पेमेंट बोला कि भाई बुलवा लो ऑफिसर को, मैं ओवरटाइम चार्जेस दे दूंगा। आपने क्या किसको बोल रहे हैं? गवर्नमेंट को। क्या बुलवा लो उसको, मैं ओवरटाइम चार्ज, आप ओवरटाइम चार्जेस देंगे तो वो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। क्लियर? ऑनलाइन क्लास क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बोरिंग कभी कभी थोड़ा दोनों। हाँ ओके, नहीं बोलना। मैं क्या होता है ना कि थोड़ा इंटरेक्ट करके पढ़ाने में कभी कभी होता है ना, मैं एकदम सीरियसली पढ़ाते जाता हूँ, है ना। अगर भी कहीं थोड़ा सा धीरे धीरे करके हंसी मजाक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हम लोग क्या हुआ तो हमको वो वाली फीलिंग आ रहा है, वो जब अमरीश पुरी का था ना अमरीश पुरी कुछ बोलिए सर। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन, ये सब जहाँ भी है ना, रिहैबिलिटेशन, ओल्ड एज होम, क्या बोलूं, पकड़ के सोचना कि कहाँ एग्जामिनेशन आ रहा है। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड अंडर आरसीआई, मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंस्टीट्यूट। देखो तो क्या है इसका फुल फॉर्म, रिहैबिलिटेशन काउंसिल, अच्छा इंडिया, हाँ, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन दे रहा? सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, पता है क्या आपको? अरे रिहैबिलिटेशन आपको पता है क्या क्या होता है? नहीं पता है? जैसे पता है, निकल नहीं रहा है, हमको लगा कि बोले तुम जाओ जल्दी वैसे होता ना हम जल्दी निकल जाए, हाँ वैसा फीलिंग है। अरे वो मूवी देखा कि नहीं आपने, संजू, जिसमें रणबीर कपूर का संजू, जिसमें संजय दत्त का बायोग्राफी है, वो बीच में पगला जाता है ना, उसी को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है। वो गाना आता, कर दे मैदान फतेह, नहीं है तो यूट्यूब में देख लेना। हाँ, तो वो सब कौन है? प्रोफेसर रहता है, जो वो संजू का बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, वो प्रोफेसर है जिसको सिखाता है, जो गाइड करता है, वो प्रोवाइड कर रहा है। और वो जो प्रोवाइड कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड अंडर आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, by way of rehabilitation therapy and counseling of such other activity covered under the said act। मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहा है ना, वो थेरेपी, वो कवर्ड एक्ट है उस एक्ट में। किस एक्ट में? आरसीआई में, ठीक है। ये नहीं कि आप बुला लिया और बोले जा जूस लेके, वो नहीं, वो एक्ट है, वो जो वो एक्ट में कवर्ड है। एट मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिहैबिलिटेशन सेंटर, वो सेंटर कौन बोल एस्टैब्लिश कर रहा है? मोदी। एंड एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12(8) लेवी ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है? वो जो बंदा जो बना रिहैबिलिटेशन सेंटर,
वो ये लोग बनाया है, वो लोग स्टैब्लिश किया, और उस पर जाके सर्विस दे रहा है। कौन सर्विस दे रहा है? ये रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल कहाँ रजिस्टर्ड है? आरसीआई में, चैरिटेबल येलो। तो वो जो पैसा लेगा ना, कौन? प्रोफेशनल, उस पर जीएसटी नहीं है। वो तो आएगा तो भाई पैसा तो लेगा ना, गवर्नमेंट है पैसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट है तो एग्जाम है मतलब पैसा ही नहीं लेगा, ऐसा नहीं है। मैं भी जो भी एग्जाम्पशन बता रहा हूँ तो उसमें कंसिडरेशन है, पैसा है, कुछ कुछ नहीं, वो कमर्शियल टर्म है भाई। वो बहुत सोचो कि कोई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल है, उसका 20 साल 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, वो पैसा नहीं लेगा क्या? के लेगा, लेकिन वो पैसा लेगा ना, बिल चार्ज करेगा ना, उस पर जीएसटी नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगा देगा, एग्जेम्प्ट है। आ रहा समझ में? तुम लोग को ये नहीं लग रहा ना इसको वो पैसा नहीं लेगा क्योंकि गवर्नमेंट लगा, नहीं लगा। अगर जो मैं बता रहा था ना आपका पंडाल शामियाना ये सब बता रहा था ना, आप थे ना? हाँ ऑनलाइन हाँ बना रहा था, तो वो सब में क्या लग रहा है कि आपको जो पंडाल मैंने बोला, पंडाल जो पूजा कर रहा है, पंडित जी पैसा नहीं ले रहे क्या? ले रहे, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो कंसिडरेशन तो है लेकिन जीएसटी नहीं है, ठीक है? हम जीएसटी नहीं है का बात कर रहे हैं, तुम लोग ये मत सोचना होगा कि कंसिडरेशन ही नहीं है। खत्म गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है? कंस्ट्रक्शन सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस। सर आप घर बना रहे हैं, किसके अंडर में? कंस्ट्रक्शन अंडर हाउसिंग ऑफ ऑल अर्बन प्लान मिशन, प्लान हाउसिंग ऑफ ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो आपको पता है ना? हाँ, घर देता है, घर देता है, ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में आप घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवा रहे हैं तो आपको तो लेबर भी चाहिए ना। तो जो लेबर जो आपको का पेमेंट, लेबर जो आप गए किसी ठेकेदार के पास, ठेकेदार आपको समझ में आ रहा है ना, जिसके अंडर में 100 लेबर रहते हैं, तो आप 100 जन को जाकर नहीं बोल सकते ना कि आप आइएगा, कल आइएगा, घर थोड़ा बना दीजिएगा। 100 जन के आपको तो एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए जो आपको 100 लेबर सप्लाई कर दे। तो वो जो बिल भेजेगा ना तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएगा। आ रहा समझ में? तो बोला प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। अरे समझ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सर मैंने बोला ठेकेदारी को तुम बनवा देना, सारा मटेरियल तुम्हारा, लेबर तुम्हारा, हमको खाली बना के दे दो, हम पैसा दे देंगे। आ रहा समझ में? दूसरा होता है कि हमारे लिए सब हम ला के रख देंगे, आप लेबर खाली भेज दीजिए, हम करवा देंगे। तो दैट्स द प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा समझ में? तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, तो ये सब अलग अलग नाम है यार, ठीक है? कारण अर्जुन, राम, शाम, योदो, मोती, रीटा, सीता, गीता, मीता, सब यही है ना? ठीक है? इरेक्शन, कमीशन, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और अल्टरेशन। वाह क्या बात है, क्या बात है, 3 इयर्स बोल रहा है, ठीक है? और अल्टरेशन ऑफ अ civil structure or any original works pertaining to beneficiary laid under individual construction of an or enhancement under प्रधानमंत्री आवास योजना और हाउसिंग फॉर ऑल मिशन, ALL मिशन, ठीक है? जो भी हो, ये जो योजना है इनके अंडर में अगर कोई घर बनेगा तो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट एग्जेम्प्टेड है, ठीक है? ओके सर, खेती करना है, एग्रीकल्चर करना है, फार्मर को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी तो बोरिंग चलाएगा। वो क्या किया गया, उसके पास अपना एपीडी सेल टाइप का, उसका गांव में कोई एपीडी सेल होगा, ठीक है? एपीडी सेल समझ में आ रहा है ना? कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज इसको बोलते हैं। उसको बोला मेरा
एक इलेक्ट्रिक लाइन चाहिए मेरे खेत तक, तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइन दी जाएगा वो जो पैसा लेगा उसके इलेक्ट्रिक वो एग्जेम्प्टेड है। क्लियर है? सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ क्या सर्विस? कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशन और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग यूटिलिटी, एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना वो भेजेगा फेंकेगा तार आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, अरे नहीं होगा ना, वो तो पोल लगवाएगा ना, पोल लगाया, कंस्ट्रक्शन किया, इरेक्शन किया, कमीशनिंग किया, तार टाना और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, को इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। फॉर किस लिए? एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल, कहां तक? आपके ट्यूबवेल तक ऑफ द फार्मर, किसका? फार्मर का या एग्रीकल्चर का, फॉर एग्रीकल्चरल यूज के लिए, तो एग्जेम्प्टेड। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर। यहाँ क्या पढ़े थे? यहाँ पढ़ते प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई, अगर इसके अंडर में कोई घर बना रहा है तो एग्जेम्प्टेड। वो ये भी यहाँ भी बोला है, यहाँ बोला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर में बनाया तो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई बोला कि अगर कोई सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाया है, बेसिकली क्या होता है ना कि कोई घर बनवा रहा है, मेरे ताऊजी है घर बना रहे हैं, ठीक है, बेचारे अकेले हैं, अपना रहने का घर नहीं, टीना का घर था, अकेला घर बना रहा है। अब जो घर बना रहा है तो वो तो बेचारा क्या करेगा, वो तो बोलेगा ना कि मैं सारा सीमेंट बालू सब मैं ला दूंगा, आप आके खाली बना देना। तो वो लोग जो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का है, ठीक है, या फिर अदरवाइज देन पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आप कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो वो नहीं, अब ताऊ जी कॉम्प्लेक्स ही बनवा रहे हैं, विला बनवा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, एक यूनिट बना रहे हैं, एक यूनिट में 2-3 रूम रहेगा, एक हॉल रहेगा, ऐसा टाइप का बना रहा है, तो वो भी जो प्योर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हैं ना, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वो एग्जेम्प्ट है। तो जो सर ठेकेदार हमको बिल देगा, वो बिल देगा, उस पर जीएसटी नहीं होगा। आ रहा समझ में? सर एक बात बताओ तो, आप लोग को याद है कि नहीं पता नहीं। सर ये मैंने यहाँ पर एक घर बनाना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, और मेरा घर यहाँ बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर पेमेंट किया तो जीएसटी है कि नहीं है? नो जीएसटी। ठीक से याद करके बोलो। ठीक से याद करके बोलो, क्या कर रही हो, बताओ बताओ। खोलो खोलो, बोलो यहाँ पे मैंने बताया था। ऑनलाइन क्लास में बताएगा क्या यहाँ पे जीएसटी है कि नहीं है? मुझे पेमेंट यहाँ मिला है सारा। जीएसटी है, जीएसटी है, वेरी गुड, यहाँ जीएसटी है। अगर मुझे पैसा यहाँ मिल गया ना तो नो जीएसटी है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिला पैसा तो जीएसटी नहीं है। आ रहा समझ में? सर यहाँ 1 रुपया भी मिल गया ना सगुन का तो सारा पे जीएसटी है। आ रहा समझ में? आप क्या लेने आए हैं? घर लेने आए, फ्लैट लेने आए हैं, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर आपने फ्लैट ले लिया है जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी नहीं है तो आपने जितना का फ्लैट लेना उस पर जीएसटी लगेगा। आपने रेडी टू मूव फ्लैट लिया तो उस पर जीएसटी नहीं है, ये मैंने बोला था आपको। अरे समझ, रेडी टू मूव बोलने का मतलब है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद, ठीक है, नहीं है। क्लियर है?
अभी क्या हुआ ना, यहाँ तो गवर्नमेंट का जीएसटी का लॉस हो रहा था, यहाँ पे गवर्नमेंट को कि यहाँ पे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। गवर्नमेंट को यहाँ लॉस हो रहा था, दिख रहा है आपको? यहाँ तो जीएसटी मिल रहा था ना, गवर्नमेंट बोली भाई यहाँ भी हमको जीएसटी अभी चाहिए, कैसे किए? तो इसका ये वाला एंट्री इंसर्ट की, बोली कि हम मानते हैं यहाँ नॉर्मल पब्लिक है, यहाँ पे हम जीएसटी नहीं लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है कि जमीन मेरा है और मैंने किसी डेवलपर को दे दिया, आ रहा समझ में? डेवलपर को दे दिया, आप डेवलप कीजिए, और उसका एक फीस ले लिया, डेवलपिंग टीडीआर एफसीआई लॉन्ग टर्म लीज में दे दिया मैंने, ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज 99 साल का लीज में दे दिया वो जगह, अब बोला आप इसमें डेवलप कीजिए बिल्डिंग। इन दैट केस अगर वो डेवलप किया बिल्डिंग और डेवलपर बोला है कि अगर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले डेवलपर बिल्डिंग बेच रहा है, डेवलपर बिल्डिंग बेच रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले जितना भी बिल्डिंग बेचे ना उस पे जीएसटी नहीं है, और उसके बाद जितना भी बेचेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद उस पे जीएसटी है। डेवलपर उल्टा हो गया, तो क्या हुआ ना, गवर्नमेंट को जो यहाँ नहीं जीएसटी मिल रहा था ना वो भी यहाँ पे जीएसटी मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये किसका बारे में बात हो रहा था? ये बायर और सेलर का बारे में बात हो रहा था, हम आपके बारे में बात हो रहा था, ठीक है? हम डेवलपर है, हम सेलर है और आप बायर है, आप आ रहे हैं मेरे साथ खरीदने, वो मैं यहाँ बात कर रहा था। और यहाँ पे बात किसका कर रहा था ना, जो डेवलपर है और बिल्डर की बात कर रहा था, वो बायर सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप समझ में? बायर सेलर की बात नहीं कर रहा, बायर सेलर तो यहाँ का रिलेशनशिप में जा रहा है, और डेवलपर और बिल्डर यहाँ का रिलेशनशिप में जा रहा है। यहाँ का रिलेशनशिप में डेवलपर को बोला कि डेवलपर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने देने से पहले जितना भी अगर बिल्डिंग सोल्ड किया, उसके पास 100 बिल्डिंग है, 100 फ्लैट है, 100 में 80 फ्लैट यहाँ बेच दिया तो उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि 80 फ्लैट का जीएसटी वो कहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, दिख रहा है आपको? और 20 फ्लैट का बोला गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर बेच रहा है तो डेवलपर को जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि 20 फ्लैट का यहाँ पे बायर से जीएसटी नहीं उठा पाएगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये सेल ऑफ बिल्डिंग का बात कर रहा है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज का बात कर रहा है, यहाँ पे बायर एंड सेलर का बात कर रहा है। बायर एंड सेलर कुछ भी हो सकता है, सेलर डेवलपर भी हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे वो बात कर रहा है लैंड ओनर का, जिसका लैंड है, और डेवलपर का बात कर रहा है। मतलब डेवलपर से वो दो जगह से टैक्स ले रहा है, देख रहे हैं आपको? यहाँ से भी टैक्स ले रहा है और ऊपर से भी टैक्स ले रहा है। यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं है, लेकिन वो डबल टैक्सेशन नहीं है। डबल टैक्सेशन होता तो यहाँ भी जीएसटी, यहाँ भी जीएसटी होता। डेवलपर को बोल रहा है कि तुम अगर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर तुम बेच दिया तो जीएसटी नहीं देना होगा। किसको नहीं देना होगा? डेवलपर को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम जब इसको बेचेगा ना तब उस पर जीएसटी लगा के तुम बायर से कलेक्ट करके देगा मुझे, ठीक है? और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ से अगर बेच दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। किसको बोल रहा है? डेवलपर को बोल रहा है। कितना जीएसटी देना पड़ेगा वो अभी तक मैंने बताया नहीं है,
लेकिन मैंने बोला जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? ओके। बोला है कि कितना जीएसटी देना पड़ेगा। बोला है कि exemption of TDR if a long term lease shall be withdrawn in case flat sold after completion certificate, but such withdrawal shall be limited to कितना 1% of the value in case of affordable house। आप अगर affordable house बना रहे हैं तो 1% ऑफ द वैल्यू, जितना वैल्यू होगा हाउस का उसका 1% उसका उतना रहेगा जीएसटी। और अगर आप अदर देन अफोर्डेबल हाउस बना रहे हैं तो 5%। आ रहा समझ में? मतलब कि सर अगर आपने अफोर्डेबल हाउस बनाया, अफोर्डेबल हाउस का कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होता है अफोर्डेबल? आपको कंडीशन याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको बोल देगा अफोर्डेबल है कि नॉन अफोर्डेबल है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपको बता देगा कि 80 यूनिट्स अफोर्डेबल था, 20 अदर देन अनअफोर्डेबल नहीं, अदर देन अफोर्डेबल था। तो बोला था आपने अफोर्डेबल कितना में बेचा? ठीक है, आपने अफोर्डेबल कितना में? सर 50 करोड़ में बेचा। तो 50 करोड़ का 1%, 50 करोड़ का 1 एग्जाम नहीं है, 50 करोड़ तो पेमेंट है ना भाई, 1% उस पे जीएसटी लगेगा। 50 करोड़ का 5% उस पे जीएसटी लगेगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? अगर घर पे नहीं पढ़ रहा है ना कोई, एकदम क्या बोले, जैसे नेल पेंट का स्पीड रहता है ना, उड़ जाता है, वैसे उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। है कि नहीं? ओके, ऑनलाइन क्लास आ रहा समझ में? दीपिका, हितेश, विटाल, खत्म। उसमें हमको ऐसा फील हो रहा था मुझे पर्सनली कि यही सोचने वाला चीज है, और बाकी कुछ सभी इजी था। कंस्ट्रक्शन परसेंटेज वाला ही सब इजी था, खाली यही सोचने वाला। ये आ गया तो हम सोच के करेंगे, तो क्यों ना इसके ऊपर मैं समझ करा दूंगा, खत्म हो जाएगा ये भी। मैं ये नहीं बोला था सबके ऊपर समझ करवा दूंगा, सबके ऊपर तो नहीं करवा सकता, सॉरी, लेकिन मैक्सिमम टच अपॉन कर ही दूंगा। पास्ट पेपर में जितना पास्ट पेपर उतना इतना एक्सटेंसिव पढ़ के करे हो गया। ठीक है, फाइनल में फिर स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास। एरोप्लेन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इकोनॉमिक क्लास में जा रहे हैं। ठीक है। एम्बार्किंग एंड टर्मिनेटिंग इन एयरपोर्ट लोकेटेड एज अरुणाचल प्रदेश, आसाम में 7 सिस्टर की बात कर रहा है। आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो सर आप बैठे फ्लाइट में बैठे आसाम से बैठे और कहीं गए, तो वो जो फ्लाइट जो सर्विस देगी ना उस पर जीएसटी नहीं लगाएगी। ठीक है। आप ये जो 7 सिस्टर है यहाँ पे है ना, उससे कहीं गए या वहां आए, कोई भी एयरपोर्ट अगर टू या फ्रो में आ रहा है तो वो जो सर्विस है वो एग्जेम्प्टेड है वहां। ठीक है। मतलब कि सर आसाम से दिल्ली गए तो एग्जेम्प्टेड है, दिल्ली से राजस्थान गए तो टैक्सेबल। ठीक है, लेकिन वो आपका एयर इकोनॉमी क्लास होना चाहिए। इकोनॉमिक क्लास पता है ना? हाँ, नहीं, बिजनेस क्लास में नहीं मिलेगा। ठीक है। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी। मतलब कि कोई भी अगर कैरेज मतलब कि भाड़ा गाड़ी। ठीक है, भाड़ा गाड़ी मतलब कि आपने भाड़ा गाड़ी लिया या गुड्स के लिए, या नहीं सॉरी यहाँ पैसेंजर का बात कर रहा है, पैसेंजर के लिए। ठीक है,
पैसेंजर के लिए कोई भी अगर भाड़ा गाड़ी लिया लेकिन वो उसमें एसी नहीं लगा हुआ है तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो जो सर्विस देगा वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन वो जो भाड़ा गाड़ी है ना, वो रेडियो टैक्सी ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, वो आपका उसमें नहीं आना चाहिए, क्या बोलता है, अदर देन रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी नहीं होना चाहिए। रेडियो टैक्सी पता है ना, जिस टैक्सी में रेडियो लगा है, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग, अरे कुछ बेसिकली क्या था, आजकल कोई भी गाड़ी में एसी लगाना इज वेरी नॉमिनल, सबके गाड़ी में एसी लगा रहता है। तो बोला ठीक है नॉन एसी रहेगा तो एग्जाम्पल, लेकिन कोई तो रेडियो टैक्सी भी होता है, ठीक है। वो रेडियो टैक्सी में बेसिकली रेडियो ऑडियो फ्रीक्वेंसी में सेट रहता है, वो सब रहेगा तो एग्जाम्प्टेड रहेगा। लेकिन वो अगर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म के लिए यूज कर रहा है तो एग्जाम्प्टेड है। कंडक्टेड टूर चार्टर सर्विसेज, नहीं हाँ, अब कंडक्टेड अदर देन फॉर कंडक्टेड टूर चार्टर्ड और हायर, अगर कोई चार्टर या हायर करेगा तो भी एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। सो स्टेज कैरियर अदर देन एसी, स्टेज कैरियर क्या होता है? स्टेज कैरियर अरे वही हम लोग का फोर्स जो बैठा के सबको डिब्रूगढ़ पैसेंजर, ठीक है। यहीं पे और सीधा पे जाइए तो मिल जाएगा, तिनसुकिया बोल वो सब, उसमें एसी नहीं लगा तो वो जो सर्विस दे रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, अदर देन एयर एसी। लेकिन बोला अगर ये तीनों में से कोई भी अगर, सॉरी तीनों नहीं, इन दोनों में से कोई भी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आ रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पता है ना, मतलब आप ऐप से डाउनलोड कर ला रहे हैं, ओला उबर टाइप का, वैसे टाइप का है तो ये वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा एग्जामिनेशन, ठीक है। एसी रहे या नहीं रहे तब आपका सेक्शन 95 अट्रैक्ट करेगा और टैक्स इसको देना पड़ेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को, याद है मैंने बोला था आरसीएम में, क्लियर है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सब अलाउ नहीं है। पढ़े आगे, बोर नहीं लग रहा ना? ओके सर, डिब्रूगढ़ में एयरपोर्ट है, ठीक है, डिब्रूगढ़ में एयरपोर्ट है। अब हमको कोई बोल रहा है नाहरकटिया में एक तो एयरपोर्ट चाहिए, आ रहा समझ में? नाहरकटिया में, नाहरकटिया पता है ना आप लोगों को? नाहरकटिया में एक एयरपोर्ट चाहिए। सर कैसे होगा नाहरकटिया में एयरपोर्ट? बोला कि एयरपोर्ट हमको चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई जो एमएलए एमपी आता है उसके लिए डिब्रूगढ़ से नाहरकटिया आना बहुत प्रॉब्लम करता है, रास्ता में नहीं आ सकता, एयरपोर्ट चाहिए हमको, पाइपलाइन आएंगे, ठीक है। सोचते हैं तो कुछ व्यवस्था करता है, हाँ। तो इंडिगो एयर इंडिया सब में कैलकुलेट कर रहा है कि फिजिबल कितना, खाली उसके लिए तो नहीं चलाएंगे ना, पैसेंजर कितना हो सकता है एक्सपेक्टेड, तो पता चला ना फिजिबल ही नहीं है, वायबिलिटी नहीं है, वहां पे लॉस में जाएगा। कौन बोल रहा है ये? गवर्नमेंट क्यों बोलेगी? ओहो पूरा मूड खराब कर दिया। तो ठीक है, क्या करें? तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन लोग को एक फंड प्रोवाइड कर दी। मतलब बोली कि डिब्रूगढ़ में जाते थे तो मेरा कॉस्ट पड़ता था 100 रुपया,
और अगर नाहरकटिया में उतारे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा 105 रुपया। आ रहा समझ में? तो ये जो गैप है ना कितना का, 5 रुपया का, वो गवर्नमेंट उसको दे दी। अरे नेता अलग सोचो कि ऐसे सोचो कि कोई ऐसा जगह पे हमको कनेक्टिविटी लाना है जहाँ पे बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, वहाँ कनेक्टिविटी आ जाएगा तो थोड़ा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ लाना चाहती है गवर्नमेंट। क्या कह रही है, एक फंड दे दी, वायबिलिटी गैप फंड बोल के, ठीक है। तो ये जो फंड दी है ना, किसको दी है, एयरलाइन को फंड दी है, तो दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी। क्लियर है? सच सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सर्विस हम किसको दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फंड हमको वही दिए तो हम उसको ही सर्विस देंगे ना। बाय एयर इम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग एट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये स्कीम का नाम क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल मतलब कि गांव में रीजनल हम कनेक्ट करेंगे सारा को, एयरपोर्ट्स को, ठीक है। एयरपोर्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंड, VGF, वायबिलिटी गैप फंड दे रही है, ठीक है, कंसिडरेशन दे रही है इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंड, दिस एग्जेम्प्शन, ठीक है। तो वहां पे ये होगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। क्लियर है सर? ये जो स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, जो गैप है दोनों के बीच में उसको फंड कर रही है। तो जो गैप जो फंड कर रही है ना, किसको, ये सर्विस प्रोवाइडर को। कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे समझ में? तो वो जो फंड है ना, वो जो फंड देगी वो एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? बोला है कि दिस एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई, लेकिन ये जो गैप दे रही है ना फंड हर साल, वो कितने साल तक एग्जेम्पशन रहेगा उसका, 3 साल तक ही। क्लियर है? दिस एग्जेम्पशन शैल अप्लाई ओनली टिल द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, जब से ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है तब से 3 साल, एज नोटिफाइड बाय सिविल एविएशन। मतलब सिविल एविएशन क्या है, ये आपका फ्लाइट ही देखती है ना, जैसे कि हम लोग का क्रूड ऑयल का क्या है, MOPNG, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। टैक्सेशन क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैसे ही जो एविएशन है, इंडस्ट्री है, उसका कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास क्लियर है? ओके, बहुत चीज याद रखने के लिए है। बताओ, इतना पढ़ा है, अभी 6 पेज हुआ है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रेलवे, कौन सा प्रोवाइड कर रहा है, रेलवे, अदर देन फर्स्ट AC एंड AC कोच। कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रेलवे, लेकिन वो रेलवे AC कोच में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट क्लास AC या कोई सेकंड क्लास AC या थर्ड क्लास AC या इकोनॉमी AC, कुछ नहीं होना चाहिए, AC नहीं होना चाहिए। बोलना चाह रही है स्लीपर और जनरल और 2 सीटर बैठ के जाने वाले गरीब आदमी को दे रही है आप, है ये नहीं? ये सब जो सर्विस दे रही है ना रेलवे, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। मतलब आप जब टिकट कटाएंगे ना, टिकट ऐसे गवर्नमेंट का टिकट ऐसा रहता है ना, उसका रेलवे का टिकट ऐसे रहता है, उसमें अगर आपका स्लीपर रहेगा तो एग्जेम्प्ट, अगर AC रहेगा तो टैक्सेबल। क्लियर है? ये तो मैंने पहले भी बोला था आपको ना। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे, आप गवर्नमेंट मेट्रो चला रही है, मोनोरेल चला रही है या ट्रामवे चला रही है, वो सारा एग्जेम्प्टेड। इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे क्या है, जो इंडिया के अंदर ही जो वाटर है उसके अंदर में चला रही है। मतलब समझो ब्रह्मपुत्र से चल रही है, बनारस जा रही है, कहाँ से, गंगा ब्रह्मपुत्र होके आएगी, वो सारा एग्जेम्प्टेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन द प्रीडोमिनेटली फॉर द टूरिज्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चलाती है, बस चला रही है गवर्नमेंट, वो सारा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर प्रीडोमिनेटली टूरिज्म पर्पस के लिए चला रही है, ठीक है, तो
other than predominantly for tourism purpose in vessel between place located in India. कोई vessel चला रही है, vessel समझ में आ रहा है ना, कोई tourism purpose के लिए चला रही है. यहाँ पे मैंने बोला inland railway exempted है, inland waterways exemption है. मतलब कि आपका सोचो गवर्नमेंट ने लेके आई है कि आप गुवाहाटी निकलता है डिब्रूगढ़ से बनारस भी जा सकते हैं, लेकिन वो टूरिज्म के लिए नहीं है ना, वो तो नॉर्मल आपका पर्सनल नहीं है, वो टूरिज्म के लिए नहीं है, वो आपका नॉर्मल फेयर है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल आपका सर्विस है, टूरिज्म सर्विस नहीं है. सिमिलरली आप कोई टूरिज्म सर्विस दे रही है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्टेड है. ठीक है. मीटर कैब और ऑटो रिक्शा रहेगा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, सारा एग्जेम्प्टेड है. कैब बैठा पीछे बैठा दिया, ठीक है. मुंबई में ऑटो रिक्शा चला, सारा एग्जेम्प्टेड है सर्विस. ठीक है. नथिंग. अच्छा ये सब जो सर्विस है ना, जो कैब है, ई रिक्शा जो चल रहा है आजकल, तो ई रिक्शा भी ऑटो में भी ई कॉमर्स आ गया, पता है कि नहीं. ओला ऑटो चलता है आजकल, वो सब ओला ऑटो चलेगा तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है. ठीक है. तो वो सेक्शन 95 में चला जाएगा, आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा. क्लियर. चलो जीटीएम पढ़ा देते क्या, जीटी हो गया था. ओके. ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल. सर आपको बैंक लोन दे रही है, आपका डिपॉजिट ले रही है, उस पे इंटरेस्ट दे रही है, सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है. बैंक आपका अकाउंट खोली है, उस पे इंटरेस्ट दे रही है, लोन दे रही है, सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड सर्विस से रिलेटेड है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है. ठीक है. ये मैंने पहले भी बोला था आपको शायद एक बार. ठीक है. क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है. इंटरसेल सेल परचेज फॉरेन एक्सचेंज अमंग बैंक और ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज अमंग बैंक और सच डीलर. मतलब सर बैंक एचडीएफसी के पास डॉलर कम है, वो गई एसबीआई के पास डॉलर ले ली, तो इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक टू बैंक जो होता है, इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक टू बैंक फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन है तो वो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है. मतलब कि सर अगर सोचो 90 रुपीज डॉलर है, 90 रुपीज डॉलर है, तो एचडीएफसी को डॉलर चाहिए सोचो, और वो बोली है कि 2% का कमीशन है. कौन बोल रही है? एसबीआई. बेचेगी ना पैसा. अरे समझ में कि नहीं आ रहा है. एचडीएफसी है, उसको डॉलर चाहिए, एसबीआई के पास गई. ठीक है. कितना डॉलर चाहिए? $100. और $1 का बोल रही है कि 90 रुपए लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 90,000, 9,000. ठीक है. 9,000 इसको देगी, $90 $100 इसको दे देगी. अरे समझ में. एसबीआई बोल रही है जो करेंसी देंगे ना उस पे 0.5% का कमीशन लगेगा. कितना आ रहा है 0.5%? 90,000 इंटू 0.5%. और 450 रुपया का कमीशन लगेगा. तो उस कमीशन पे जीएसटी नहीं है. सर इस पे जीएसटी है क्या? अरे भाई इस पे जीएसटी नहीं है. मनी पे जीएसटी तो है ही नहीं. मनी कोई गुड्स नहीं है. ठीक है. सर गुड जीएसटी होने के लिए गुड्स और सर्विस होना पड़ेगा. मनी कोई गुड्स और सर्विस नहीं है, तो इस पे जीएसटी नहीं. लेकिन उसको कमीशन जो मिला है उस पे तो जीएसटी हो सकता था. तो गवर्नमेंट बोली कि इस पे जीएसटी भी नहीं है, क्योंकि इट इज बिटवीन बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन और इंटर और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है. सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बैंक टू बैंक करे या फिर बैंक टू कोई ऑथोराइज्ड डीलर करे. ऑथोराइज्ड डीलर क्या किसको बोलते हैं? हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किसी को ऑथोराइज कर दिया कि भाई तुम भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर सकते. अभी क्या होता है जैसे कि मुझे जाना है यूएस जाना है, मैं यूएस जाना तो मुझे डॉलर चाहिए होगा,
मैं डॉलर किससे ले लूँगा, बैंक से ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ डॉलर। मैं जाऊँगा, पैसा दूंगा, डॉलर वो दे देगा मुझे। या दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं कोई ऑथराइज डीलर के पास चले, वो बैंक नहीं होता है, बट गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे के रखा कि तुम फॉरेन करेंसी में डील कर सकता है, उसका काम ही है, बिजनेस है फॉरेन करेंसी में डील करना, बेचना करेंसी। ठीक है, आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कलकत्ता में चले जाएं, नियरेस्ट इंटरनेशनल या गुवाहाटी में भी चले जाएं, उसमें फॉरेन करेंसी का एक ऑथराइज डीलर रहता है। आप जाए उसको बोलेंगे कि हमको चाहिए डॉलर, कोई भी फॉरेन करेंसी चाहिए वो दे देगा। क्लियर है? तो वो तो ऑथराइज डीलर है ना, वो भी अगर कोई कर रहा है बैंक से ट्रांजैक्शन, वो भी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक, अच्छा आपको ये आपका बैंक सर्विस दे रहा है रिलेटेड टू प्रधानमंत्री जनधन योजना, गवर्नमेंट का योजना है ना, उससे रिलेटेड कोई सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। सर आप गए शॉपिंग करने, एकदम निकल गया, मतलब ले लिए एकदम जारा का बैग वैग, गुची का, अरमानी का, हाँ हाँ ले लिए, लेके एकदम स्वाइप कर दिए, पापा देखेगा अरे पानी लाओ पानी लाओ, उनके पास तो मैसेज किया होगा ना अरे पानी लाओ भाई पानी लाओ। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि आप, तो आपने जो किया, पापा का अकाउंट जो HDFC में था या कोई भी बैंक में था, तो क्या होता है ना, आपने जो स्वाइपिंग मशीन से यहाँ पे स्वाइप कर दिया ना, वो जाता है पेमेंट गेटवे के पास इंफॉर्मेशन, तो डायरेक्ट बैंक के पास नहीं जाता इंफॉर्मेशन। कभी कभी होता है ना ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होता, याद है आपको, कार्ड कर दिए, पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन उसका स्लिप जनरेट नहीं हुआ। कभी केस हुआ ऐसा, पैसा स्वाइप कर दिया है, पैसा कट गया, मैसेज आ गया, लेकिन स्लिप जनरेट नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, वो है, लेकिन वहाँ पे हम ऑनलाइन सर्विस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये एक बीच में ना एक तो एजेंट रहता है, इसको मर्चेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको मर्चेंट बोलते हैं। वो क्या करता है ना, हर सारा ट्रांजैक्शन सेटल करता है, बीच में कुछ कमीशन भी खा लेता है। मतलब कि आपको क्या होगा ना कि आपने 2000 का शॉपिंग किया, ठीक है, आपका 2000 रुपया है, लेकिन 2000 रुपया तो आपका बैंक अकाउंट से कट गया, लेकिन वो तो कहाँ जाना चाहिए, HDFC ये जाना चाहिए उसके पास, क्या बोलता है वो जो आपका क्या है जिससे शॉपिंग की है, जारा वाला, उसके पास जाना चाहिए, लेकिन उसके पास जाता नहीं। उसके पास आज जाता है 2000 था ना, 2000 से 20,000 था। जारा का शॉपिंग करे थोड़ा महंगा करो, ठीक है, 2000 में क्या होगा, बाहर से घुमा देगा मेरे को। ठीक है, 20 से जो 20,000, वो भी कम नहीं है, चलो 20,000, ठीक है, और उसके पास जाएगा 19,950 रुपया, 50 रुपया कट जाएगा। कटता कहाँ है, ये कमीशन खाता है बीच में, समझ में, कुछ परसेंटेज कमीशन खाता है। तो बोला है कि ऐसा जो कमीशन हो रहा है ना, वो अगर 2000 से कम है इन सिंगल ट्रांजैक्शन, तो आपका कमीशन, ठीक है, कमीशन पे भी GST है। तो कमीशन खाता है कौन, पेमेंट गेटवे मर्चेंट जो कमीशन खा रहा है, वो जो कमीशन खाएगा वो विद GST खाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोला 2000 से कम है तो उस पर GST नहीं लगेगी। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? जैसे कि हमको पेमेंट करना है, मैडम मर्चेंट है और आप वो है, क्या बोलता है, बैंक है, मर्चेंट आप बैंक है, ये तो आप उसको बैंक है ना, क्या बोलता है, सेलर का बैंक है ना, आप सेलर का बैंक है ना, आप जा रहा है HDFC बैंक है। अब क्या होगा कि हम जब स्वाइप करेंगे तो मेरा अकाउंट से कट गया, और कट के इन्फॉर्मेशन कहाँ चला गया, मर्चेंट के पास। ठीक है, मर्चेंट उस पर कुछ कमीशन खा लिया, 50,000 का था,
कुछ पैसा काट लिया, 49,800 आपको भेज दिया, 200 रुपया डिडक्ट कर लिए। तो 200 रुपया क्यों था? कमीशन था ट्रांजैक्शन को सेटल करने का। अरे समझ में, ट्रांजैक्शन को सेटल करने का कमीशन था, तो कमीशन पे जीएसटी है, आंसर इज यस, जीएसटी है। ठीक है, तो इसका मतलब वो 200 नहीं, 200 प्लस जीएसटी करना चाहिए था आपको। 200 प्लस जीएसटी आपका काट के आपको दे दिया, लेकिन बोला कि जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना वो 2000 से कम रहेगा अप टू 2000, तो उस पे जीएसटी नहीं है। आया समझ में? सर्विस एक्वायरिंग बाय द सर्विस बाय एक्वायरिंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक मतलब कि जारा का बैंक सर्विस ले रहा है, टू एनी पर्सन रिलेशन टू सेटलमेंट अप टू 2000 टू एनी पर्सन। एनी पर्सन से बोलने का मतलब है मर्चेंट की बात कर रहा है, मर्चेंट रहे या कोई भी रहे, इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ अमाउंट, अमाउंट सेटल करने की बात कर रहा है, वो 50,000 को सेटल करने की बात कर रहा है, अप टू 2000 इन सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एनी अदर पेमेंट कार्ड। जो स्वाइप हो रहा है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी पेमेंट कार्ड से हो, वो 2000 तक का जो ट्रांजैक्शन रहेगा, 2000 रुपया कमीशन नहीं, 2000 रुपया तक का ट्रांजैक्शन वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। नहीं, अगर आप 4000 का शॉपिंग कर लेंगे तो आपका 4000 रुपये लगेगा, हाँ पूरा में लगेगा। ठीक है, 2000 पे नहीं लगेगा, वो 2000 का कमीशन पे जीएसटी लगेगा। अरे समझ में, मैंने वो बोला कि जो मैंने अभी आपको बोला ना, जो अमाउंट जा रहा है उस पे नहीं है, उस पे जो कमीशन लग रहा है ना उस पे जीएसटी की बात कर रहा है। वो ट्रांजैक्शन 2000 से कम होने से उस पर जो कमीशन रहेगा उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ट्रांजैक्शन 2000 से ज्यादा है तो उस पे जो कमीशन लगेगा वो उस पे जीएसटी लगेगा। आया समझ में? सर्विस बाय इंटरमीडिएट फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन मल्टी सर्विस। अभी सोचो कोई भी बैंक है, ठीक है, सर्विस बाय एनी इंटरमीडिएट फाइनेंशियल सर्विस लोकेटेड इन मल्टी सर्विस एसईजेड with international IFSC status to a customer located outside India for IFSC currencies to Indian rupees। ठीक है, जैसे कि SEZ को पता है आपको क्या होता है? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? वो स्पेसिफाइड रहता है, वो क्यों, क्या स्पेशल रहता है उसमें? हाँ वेरी गुड, वो एक्सपोर्ट के लिए ही होता है। जैसे कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, उस पे सोचो ये जगह है, इसको गवर्नमेंट ने बोल दिया SEZ है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ। अभी क्या है ना, इस पे इसका क्या है ना, उसके पास जो भी गुड्स बनेगा ना, वो मान लेंगे गवर्नमेंट वो एक्सपोर्ट के लिए ही बनेगा, वो उसको अलाउ नहीं है डोमेस्टिक में सेल करने का, अलाउ नहीं है, ठीक है। उसका काम है कि गुड्स एक्सपोर्ट करे आउटसाइड इंडिया, या फिर SEZ को भी बेच रहा है तो भी वो एक्सपोर्ट ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोचो एक SEZ यहाँ से भी यहाँ बेचा तो वो भी एक्सपोर्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो वो SEZ जब एक्सपोर्ट जब भेजता है तो उसका पैसा तो किस में आता है? यहाँ पे बैंक भी होगा ना भाई, SEZ है तो उसका बैंक भी होगा ना, तो उस बैंक के पास लोकल करेंसी ज्यादा आता होगा कि फॉरेन करेंसी ज्यादा आता होगा? फॉरेन करेंसी ज्यादा। तो वो उसको तो अब यहाँ पे जो SEZ खर्चा कर रहा होगा खाने पीने में, वो क्या डॉलर पे दे रहा होगा या इंडियन करेंसी में दे रहा है? तो उसको तो दे रहा होगा ना इंडियन करेंसी को, वो जो आपका कन्वर्ट करके दे रहा होगा, तो वो जो कन्वर्सन है ना वो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे जल्दी से बढ़ूं। Life insurance service. Such service by way of annuity, national pension scheme, national pension system by pension regulatory authority. कोई भी सर्विस अगर नेशनल पेंशन सिस्टम को देंगे, कौन रेगुलेट कर रहा है? पेंशन फंड रेगुलेटिंग
PFRDAI कर रहा है सर्विस, ठीक है। कोई भी एन्युटी सर्विस दे रहा है, एन्युटी सर्विस मतलब क्या होता है, लमसम में पेमेंट कर रहा है, वैसा कुछ सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, अंडर पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट का है ये, ऐसा कोई सर्विस दे रहा है अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, और किसको दे रहा है, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एग्जम्प्टेड है, ठीक है। सर्विस बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू मेंबर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रेस्पेक्टिव अंडर द ग्रुप। अरे होता ना कि कोई इंश्योरेंस वाला है, वो किसको दे रहा है सर्विस, आर्मी, नेवल और एयर इंश्योरेंस को ग्रुप इंश्योरेंस करवा रहा है, तो इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं है, ठीक है। कौन सर्विस दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, किसको, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड अंडर सेंट्रल आर्म्ड, सीआईएसएफ का बात कर रहा है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को सर्विस दे रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस दे रहा है, एड टू द मेंबर अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। कोई भी आर्म्ड फोर्स को इंश्योरेंस दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सच सर्विस बाय नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फॉर टू द पर्सनल ऑफ कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड को कोई अगर इंश्योरेंस दे रहा है तो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। कोस्ट गार्ड रहता है ना, कोस्ट में जो गार्ड रहते हैं उन लोग सर्विस दे रहा है, थोड़ी जल्दी जा रहा है, सर्विस दे रहा है फॉलोइंग अंदर जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सर्विस अप्रूव्ड बाय IRDA, मैक्सिमम कवर कितना दे रहा है, 2 लाख, ठीक है। वरिष्ठ मतलब वरिष्ठ पेंशन योजना, ये सब योजना है, इस योजना सब के अंडर में अगर अब कोई इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है तो सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का बात करें, सर लाइफ इंश्योरेंस में क्या बोला है, ये सब आपका योजना के अंदर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री व्यवधान योजना, ये सब योजना के अंदर अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो एग्जेम्प्टेड है। कोई कोस्ट गार्ड को सर्विस दे रहा है एग्जेम्प्टेड है, कोई आर्म्ड पुलिस को सर्विस दे रहा है एग्जेम्प्टेड है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को दे रहे हैं एग्जेम्प्टेड, कोई भी पेंशन फंड को दे रहे हैं, नेशनल पेंशन फंड को दे रहे हैं तो एग्जेम्प्टेड है, समझ में आ रहा है ना, सब गवर्नमेंट का स्कीम है और कुछ नहीं है। जनरल इंश्योरेंस, ये सब दिख रहा है ना, जितना भी जनरल इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं सारा एग्जेम्प्टेड है। सर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस दे रहा है, देखो इसमें पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा ही स्कीम, बस क्या ना पढ़ने के बाद आपको याद रखना चाहिए, जब आ जाए आपको लिखने नहीं देगा ये सब एग्जामिनेशन में, कुछ भी आपको लिखने नहीं देगा, आपको केस स्टडी देगा, बताओ एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको आप सोच रहे हैं कि सर हमको बिजनेस जनरल इंश्योरेंस में लिखने देगा, ये सब कुछ नहीं लिखने देगा, सब आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम में देगा तो हमको मतलब पायलट स्कीम फॉर सीड कॉर्पोरेट क्रॉप इंश्योरेंस, तो आपको याद रखना चाहिए वो एग्जामिनेशन में भी फॉल कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कैटल इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, कोकोनट पाम इंश्योरेंस। सर ये क्यों है उसका मेरे पास आंसर नहीं है, यही है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम पेड बाय द सेंट्रल। कोई भी इंश्योरेंस है जो जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम कौन पेड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो सारा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। अगर री इंश्योरेंस करा है, सर्विस बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस, आपको मैंने जितना भी इंश्योरेंस पढ़ा ना, ABC, ये C, ये B, ये A, ये जितना भी है ना उसका री इंश्योरेंस भी कराएंगे ना तो भी एग्जेम्प्टेड है। री इंश्योरेंस मतलब नहीं, हर इंश्योरेंस कंपनी के पास ना एक कैपेसिटी होता है इंश्योरेंस कराने का, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, जैसे कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में मैं सबसे इंश्योरेंस पेमेंट कर रहा हूँ, बोला कि हेल्थ एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करेंगे, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस करेंगे। अभी क्या आता है कि
लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है आपको कि अगर एक्सीडेंट में अगर कुछ हो गया तो आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर नॉर्मल डेथ हुआ तो नॉर्मल जो आपका स्कीम में है वही मिलेगा। तो एक्सीडेंट कितना का होता है, ज़्यादा का तो होता नहीं है। अब होता भी है तो उसका जो क्लेम है उसमें कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर जाता है, पैसा देने की जरूरत नहीं होती। अगर 100 जन से पैसा दे ले, सबसे प्रीमियम ले, तो 100 में से सोच 5 जन को ही देना पड़ेगा। 95 का तो मुझे पैसा मिल गया ना, तो क्यों नहीं मैं 100 नहीं लाख कर लूँ, मेरा ज़्यादा बिजनेस ग्रो हो जाएगा ना। मेरा मतलब कि इंडिया में जितना है सबका मैं इंश्योरेंस कर दे रहा हूँ, तो वो सब अलाउ नहीं है। ठीक है, हर इंश्योरेंस कंपनी के पास एक गाइडलाइंस होता है कि मिनिमम इतना ही कर पाएंगे, ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको तो कस्टमर चाहिए, तो क्या करेगा। तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मुझे मेरा लिमिट एग्जॉस्ट हो गया है, तब तो मैं बंद नहीं कर सकता ना। चलो बंद हो गया खत्म, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो मुझे तो बिजनेस चाहिए ना। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। हो सकता मेरा एग्जॉस्ट हो गया, मेरा जो मेरे साथ का जो कंपनी है इंश्योरेंस वाला उसका एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया ना, वो जो बंदा अभी मेरे पास आ रहा है ना कस्टमर इंश्योरेंस कराने का, तब तो मैं नहीं कर सकता। मैंने इंश्योरेंस करके वो इंश्योरेंस उसको पास ऑन कर दिया कि प्रीमियम तुम देगा। किसको देगा, हमको देगा। हम किसको सेटल करेंगे, उसको सेटल करेंगे। री इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस करके हम उससे इंश्योरेंस करवा लिए, हम उसका इंश्योरेंस लेके उससे इंश्योरेंस करवा लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस करवाना। या भी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत मतलब कि थोड़ा ये ज़्यादा हाइपोथेटिकल बता के बात है नहीं। ठीक है, ये मतलब कि किसी और का री इंश्योरेंस करवा देना। तो अगर री इंश्योरेंस भी करवा रहा है अंडर दैट स्कीम तो भी एग्जम्प्टेड है। क्लियर है। सर्विस बाय एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई में अगर कोई इंश्योरेंस दे रहा है तो भी एग्जम्प्टेड है। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, हर स्टेट अपना, हर स्टेट आसाम बंगाल या कोई भी स्टेट हो अपना एक उस स्टेट का एक इंश्योरेंस स्कीम रहता है। वो इंश्योरेंस स्कीम में कर रहा है तो वो भी एग्जम्प्टेड है। ईएसआई यहाँ तक 3 बातें बस खत्म करते हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इसका भी कोई इंश्योरेंस करा रहा था तो नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ टू द पर्सन गवर्न अंडर ईपीएफओ, आपका ईपीएफओ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, आपको सर्विस दे रहा है तो एग्जम्प्टेड है। कोल माइन प्रोविडेंट फंड है, वो आपको सर्विस दे रहा है तो कोल माइन मतलब कि बेसिकली जो कोयला वाला लोग रहता है ना, उसका तो बहुत सारा वो रहता है ना, रिस्क रहता है, उससे रिलेटेड कोई प्रोविडेंट फंड है तो वो भी एग्जम्प्टेड है। ठीक है, कोई एनपीएस का ट्रस्ट है, ठीक है, टू इट्स मेंबर अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फी, कोई अगर कोई ट्रस्ट बना हुआ जो एनपीएस पेंशन से रिलेटेड ट्रस्ट है तो वो अपना कोई मेंबर है उसको अगर कोई फी दे रहे तो वो भी एग्जम्प्ट। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। 9 हो गया, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन क्लास रखते हैं आज यहीं तक। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ओके, चलिए एग्जाम्पशन खत्म होने से 50% खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक ही बड़ा बचेगा, वो है आईटीसी। वो भी मैं इजी में निकाल दूंगा क्योंकि मुझे पता है आपको सम्स करवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अच्छा, एक चीज